पूरा वैशाली नगर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। एक खास उत्सव की तैयारी चल रही थी। वैशाली की नगर वधु चुनने का उत्सव। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी। सभी गलियां और राजमहल पूरे भारतवर्ष से मंगाए गए महंगे फूलों की सुगंध से महक रहे थे। चारों तरफ खुशी का वातावरण था। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सबके मन में एक सवाल था, कौन सी अप्सरा बनेगी वैशाली की नगर वधु। 500 वर्ष पूर्व भारत जहाँ छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसमें अलग अलग राजाओं का राजपाट चलता था, वहीं बिहार के वैशाली नगर में राजा और मंत्रियों का चुनाव स्वयं जनता द्वारा किया जाता था। ये वो समय था जब पूरे भारतवर्ष में मगध साम्राज्य तेजी से फैल रहा था, लेकिन वैशाली अभी उनके हाथों से बहुत दूर था। उसी वैशाली नगर में एक छोटे से घर में एक 16 साल की लड़की आम्रपाली भी अपने छोटे से घर में बैठकर तैयार हो रही थी। ढोल की आवाज सुनते ही उसका पूरा शरीर रोमांच से थिरक उठा, लेकिन उसका मन एक अजीब सी कश्मकश में था। कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हूँ मैं? ये नहीं किया मैंने तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा सबके सामने, और अगर इसे किया तो आपको दिया गया वचन टूटेगा। हे महादेव, अगर कोई भूल हुई हो तो आप संभाल लेना। हिम्मत बांधते हुए आम्रपाली ने खुद से कहा। अपने लंबे सुंदर घने बालों पे फूल लगाने के बाद जैसे ही उसने काजल लगाने के लिए आईने में देखा तो उसके हिरनी जैसे तीखे नैन आईने में चमक उठे। उसने पास ही पड़े घुंघरूओं को उठाकर बस पहना ही था कि तभी गुस्से में तमतमाते हुए उसके पिता महानमन उसके कमरे में आए। आम्रपाली चौंक गई। हैरान होकर आम्रपाली ने पूछा, पिताजी आप युद्ध से वापस आ गए? महानमन उसके सामने खड़े हो गए कि आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ आ गया हूँ मैं वापस, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर महानमन ने जोर से बाहर से दरवाजा बंद कर उस पर ताला लगा दिया। आम्रपाली इससे पहले कुछ कह पाती या विरोध कर पाती, वो कमरे में कैद हो गई थी। आम्रपाली दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए अपने पिता से विनती करने लगी, पिताजी दरवाजा खोल दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये दरवाजा नहीं खुलेगा आम्रपाली, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। महानमन ने अपनी बेटी को पहले ऐसे कभी नहीं डांटा था। आम्रपाली ने रोते हुए कहा, पिताजी आपको मुझे जो सजा देनी है बाद में दे देना, लेकिन अभी मेरा राजमहल पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे नृत्य उत्सव में भाग लेना ही होगा। जब तक उत्सव खत्म नहीं हो जाता ये दरवाजा नहीं खुलेगा, और ना ही तुम नृत्य उत्सव में भाग लोगी। महानमन आम्रपाली की जिद के आगे झुकने वाले नहीं थे। पिताजी मेरा विश्वास कीजिए, मेरा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मन नहीं है, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ। अगर मैं समय पर राजमहल नहीं पहुँची तो आपके मित्र और वैशाली के नृत्याचार्य कुमार भट्ट की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे बस अभी पता चला है कि उन्होंने अपनी जिस शिष्य को इस प्रतियोगिता के लिए वर्षों से तैयार किया था वो अचानक ही गायब हो गई है। आम्रपाली ने महानमन को मनाने की कोशिश की, लेकिन महानमन उसकी नहीं सुनने वाले थे। वो गायब है तो क्या तुम नाचोगी भरी सभा में? जानती भी हो क्या होगा उसका नतीजा? महानमन अपनी बेटी का जवाब सुनने नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वैशाली नगर के लोगों की नजर आम्रपाली पर पड़ी तो वो हो जाएगा जिससे बचपन से ही महानमन ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। महानमन बहुत क्रोध में थे। उन्होंने आम्रपाली की एक ना सुनी और वहां से चले गए। आम के बगीचे में पहुंच महानमन ने जैसे ही एक आम के पेड़ पर झूला देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को कोसते हुए महानमन बोले, इसी बगीचे में तुम्हारा जन्म हुआ था मेरी बच्ची। इतने साल मैंने तुम्हें इस दुनिया की बुरी नजर से छुपा कर रखा, लेकिन चाहकर भी मैं तुम्हें नृत्य से दूर नहीं रख पाया, और अब यही नृत्य तुम्हारी बदकिस्मती बन जाएगी। काश अभी मेरे मित्र और तुम्हारे गुरु कुमार भट्ट तुम्हें समझा पाते। आम्रपाली महानमन की इकलौती पुत्री थी। वो एक साधारण सैनिक थे।
नगर सेवा करते हुए वो अपनी पुत्री की देखभाल और निगरानी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने 5 साल की आम्रपाली को अपने बड़े भाई समान मित्र कुमार भट्ट और उनकी पत्नी अम्बा को देखरेख के लिए सौंप दिया था। जिस तरह घटता हुआ चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को अपनाता हुआ धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक उसी तरह आम्रपाली का यौवन और सौंदर्य भी हर साल पहले की तुलना में बढ़ता ही जा रहा था, जो महानमन के साथ साथ कुमार भट्ट और अम्बा की चिंता का कारण भी था। और आज वही होने वाला था जिसका उन्हें डर था। इधर आम्रपाली अपने कमरे में आंसू बहा रही थी कि तभी उसने दरवाजे पर कुछ हलचल सुनी। उसने मन में सोचा, मैं जानती थी पिताजी आप अपना फैसला बदल देंगे, आखिर उनके मित्र के सम्मान का सवाल है। तभी दरवाजा खुला और आम्रपाली के चेहरे पर हैरानी थी। हर्षदेव तुम? आम्रपाली ने पूछा। हर्षदेव आम्रपाली का बचपन का मित्र था। उसका चेहरा लाल था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो, इससे पहले तुम्हारे पिताजी यहाँ आ जाएं। आम्रपाली ने एक बार अपने छोटे से घर को देखा। बचपन से बस यही दुनिया थी उसकी। आज पहली बार वो अपनी इस दुनिया को छोड़कर बाहर निकल रही थी कि देख उसकी आंख भर आई। उसने हर्षदेव की तरफ देख के पूछा, मैं पिताजी को धोखा नहीं दे रही ना हर्षदेव? हर्षदेव ने उसे हिम्मत बांधते हुए कहा, कैसा धोखा? अपने गुरु और पिता के सम्मान की रक्षा करना ही एक बेटी का कर्तव्य है। सर पे घूंघट डाले आम्रपाली और हर्षदेव तेज कदमों से भागते हुए वैशाली नगर के बाजार से गुजर रहे थे कि तभी आम्रपाली का घूंघट सरक कर जमीन पर गिर गया। आम्रपाली ने रुककर वो दुपट्टा उठाने की कोशिश की तो उसे लगा मानो 100 जोड़ी आंखें उसे घूर रही हो। इतनी सुंदर लड़की, कौन है ये? क्या ये वैशाली की रहने वाली है? आश्चर्य से आम्रपाली को देखते हुए एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, नहीं, इससे पहले तो कभी वैशाली में मैंने इसे नहीं देखा। जरूर ये कोई नृत्यांगना है जो उत्सव में भाग लेने आई है। दूसरे ने जवाब दिया, गजब का सौंदर्य है इसका, स्वर्गलोक की अप्सरा लगती है। इसको प्रतियोगिता तक पहुंचने नहीं दूंगा, ये मेरी वधू बनेगी। ये सुनते ही दूसरे आदमी ने अपनी तलवार निकाल ली। ये तुम्हारे नहीं, मेरे घर जाएगी। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना चीर डालूंगा। इससे पहले कि आम्रपाली और हर्षदेव कुछ समझ सकते, उस बाजार में ऐसे कम से कम 50 तलवार उठ गए और लोग आम्रपाली को अपने अपने घर ले जाने के लिए लड़ने लगे। ऐसी स्थितियां और इसी चीज से महानमन और उनके मित्र कुमार भट्ट आम्रपाली को बचपन से बचाना चाहते थे। वैशाली नगर में सुंदर लड़की को अपने घर की वधू बनाने के लिए लोग आपस में लड़ मिटते थे और इसलिए बनी थी वैशाली में नगर वधू की प्रथा, ताकि नगर की सबसे सुंदर लड़की किसी एक की नहीं बल्कि पूरे नगर की वधू बन जाए। आम्रपाली भी नगर वधू के लिए होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि आखिर नगर वधू की प्रथा बनी क्यों थी। फिलहाल वो और हर्षदेव वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वैशाली राजमहल के सैनिक ने वहां आकर आम्रपाली और हर्षदेव को लड़ने वालों की कैद से आजाद कराया। प्रमुख सैनिक ने आम्रपाली से पूछा, कौन हो तुम? मैं आम्रपाली हूँ, कुमार भट्ट की पुत्री, और मेरा इस वक्त राजमहल पहुँचना बहुत जरूरी है। आम्रपाली ने उत्तर दिया, ठीक है, हम तुम्हें राजमहल तक ले चलते हैं। सैनिक ने आम्रपाली से कहा और वो आम्रपाली और हर्षदेव को सुरक्षित राजमहल तक लेकर जाते हैं। आम्रपाली और हर्षदेव इस बात से अनजान थे कि कोई है जो छुप छुप कर उन दोनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। चेहरे पर नकाब लिए हुए इंसान कोने में जाता है। यही लड़की आम्रपाली को बनना पड़ेगा वैशाली की अगली नगर वधू, और फिर ये वैशाली नगर भी मेरे कब्जे में होगा। अपने चेहरे का नकाब हटाते हुए उस व्यक्ति ने अट्टहास किया। उधर वैशाली के राजमहल में देश विदेश से आई कई सुंदर नृत्यांगनाएं नृत्य अभ्यास कर रही थी। तभी आम्रपाली हर्षदेव के साथ वहां पहुंचती है और अचानक से सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। ये किस राज्य की नर्तकी है? इसके बारे में तो पहले किसी ने भी नहीं बताया। पूरी सभा में फुसफुसाहट होने लगी। सुना है नगर में थोड़ी देर पहले इसके कारण कुछ लोगों में लड़ाई होने लगी थी। कहीं से आवाज आती है,
आम्रपाली अपने ऊपर किए जाने वाली सभी कटाक्षों को ध्यान से सुनते हुए मंच की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे उस भीड़ में से 2 हाथों ने खींचा और एक कोने में ले गया। आम्रपाली ने डर से आंखें बंद कर ली। पल भर बाद उसकी आंखें खुली तो सामने उसके गुरु पिता कुमार भट्ट थे। आम्रपाली, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आंखों में देखकर दृढ़ता के साथ आम्रपाली ने उत्तर दिया, मैं नगर वधु के चुनाव के लिए होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने आई हूँ गुरु पिता। आम्रपाली के हाथ को और कसकर पकड़ते हुए कुमार भट्ट ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा गुरु पिता हूँ। एक नृत्याचार्य की बेटी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। ये राज्य के नियमों के विरुद्ध है। दर्द को छुपाते हुए आम्रपाली ने कहा, लेकिन गुरु पिता, आपने जिस श्री विद्या को सालों इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था, उसने आपको और वैशाली को धोखा दिया है। ये सुनकर कुमार भट्ट सन्न रह गए। आम्रपाली का हाथ छोड़ उसकी आंखों में देखकर कुमार भट्ट ने कहा, जो भी हो, लेकिन एक नृत्याचार्य की पुत्री का नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना राजद्रोह है। आम्रपाली ने कहा, आपने मुझे पाला जरूर है, लेकिन आप मेरे असली पिता नहीं हैं, बल्कि आप महानमन हैं। इस कारण मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सामर्थ्यवान हूँ। कुमार भट्ट को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस पुत्री को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, आज वो उनके विरुद्ध खड़ी थी। ये सुनने के बाद कुमार भट्ट लाचार होकर आम्रपाली की आंखों में देखते रह गए। कुछ बोल नहीं पाए। सभी नर्तकियां मंच पे आ जाएं। मंत्री द्वारा घोषणा हुई। घोषणा सुन सभी नर्तकियां मंच के नजदीक आती हैं। इसी बीच खबर सुनाई गई कि वैशाली की तरफ से नगर वधु प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कुमार भट्ट की शिष्या श्री विद्या प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। ये सुनकर सबके मन में एक ही सवाल था, जब वैशाली की ही नृत्य प्रतियोगिता में नहीं होगी तो निर्णय कैसे होगा? मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब कौन करेगा वैशाली का प्रतिनिधित्व? और तभी आम्रपाली, जो कुमार भट्ट की आंखों में देख रही थी, तुरंत बोली, रुकिए। ये बोलकर वो मंच पर आती है। आम्रपाली, मैं आम्रपाली वैशाली नगर का प्रतिनिधित्व करूंगी। सब हैरानी से आम्रपाली की तरफ देखने लगे। ये वैशाली का प्रतिनिधित्व करेगी? आखिर ये है कौन? राजमहल में संशय की स्थिति थी। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है जो वैशाली का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। मंत्री ने कहा, देवी, आपका परिचय? मैं आम्रपाली सैनिक महानमन की पुत्री हूँ और कुमार भट्ट मेरे दत्तक पिता हैं। पूरी सभा हैरान थी। एक नर्तकी ने विरोध करते हुए कहा, नृत्याचार्य की बेटी इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकती है? ये नियम के विरुद्ध है। एक नर्तकी ने विरोध करते हुए कहा। मंत्री ने कहा, देवी, आपने सुना नहीं, आम्रपाली कुमार भट्ट की अपनी पुत्री नहीं है, इसलिए वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। नगर सभासदों द्वारा आम्रपाली को नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और उसे राजमहल में विश्राम करने भेज दिया जाता है। राजमहल के भीतर बढ़ते हुए आम्रपाली को कुछ याद आता है। उसके कदम यकायक रुक जाते हैं। राज्य मंत्री उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ देवी, कोई परेशानी है? आम्रपाली ने बहुत ही आदर के साथ कहा, मैं पूर्व नगर वधु श्री मालू से मिलना चाहती हूँ। उसकी मांग सुनकर मंत्री हैरान था। देवी, ये संभव नहीं है। प्रतियोगिता से पहले नगर वधु से नहीं मिल सकती आप। आम्रपाली ने जोर देते हुए कहा, बस एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। मंत्री आम्रपाली की बात मान जाता है। आम्रपाली को श्री मालू के कमरे तक ले जाया जाता है। आम्रपाली धीमे धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी, उस इंसान से मिलने जिसने साल भर पहले उसका मजाक उड़ाया था, जिसने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। उस कमरे के द्वार पे आकर एक पल के लिए रुकी, जैसे कि वो खुद को इस पल के लिए तैयार कर रही हो। एक कक्ष वैशाली की नगर वधु का था, जिसकी एक झलक पाने के लिए मर्द अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। आम्रपाली दरवाजे को धीमे से अंदर धकेलते हुए कक्ष में प्रवेश करती है कि सामने वैशाली नगर की सबसे खूबसूरत, सबके दिलों को जीतने वाली अप्रतिम सुंदरता की प्रतिमा वैशाली की नगर वधु श्री मालू बैठी थी। उसका मुख थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा था, जैसे कि किसी ने उससे कोई सबसे प्यारी वस्तु छीन ली हो। कौन हो तुम?
श्रीमालू ने आम्रपाली की तरफ देखते हुए कहा। आम्रपाली ने श्रीमालू की तरफ आत्मविश्वास से भरी आंखों से देखते हुए कहा, जी मैं आम्रपाली हूँ, महानमन की पुत्री। श्रीमालू ने आम्रपाली को ऊपर से नीचे तक नजर डालते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही हो वो आम्रपाली जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, वैशाली की होने वाली नगर वधू। याद है 1 साल पहले जब आप मेरे गुरु से मिलने उनके घर आई थी? मैं आपसे तब मिली थी और आपने क्या कहा था? श्रीमालू सोच में पड़ गई। उसका रोज इतने सारे लोगों से मिलना हुआ था कि किसी की बात तो दूर, उसे शक्ल तक याद नहीं रहती। मैंने साल भर पहले आपको गुरु पिता के घर देखा था। आपकी सुंदरता, आपके ठाठ, आपकी साज सज्जा को देखकर मेरे जैसी भोली लड़की ने आपसे नगर वधू बनने की इच्छा जताई थी। तब आपने मेरे रूप, मेरे व्यवहार, मेरे साज श्रृंगार, मेरी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न उठाए थे। कहा था मुझ जैसी साधारण लड़की नगर वधू नहीं बन सकती। मगर देखिए ना, आज लोग मुझसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। श्रीमालू ने हंसते हुए पूछा, तो तुम मेरे किए हुए उस अपमान का बदला लेने आई हो? नहीं, बस इस बार अपने गुरु को अपमान से बचाने आई हूँ। सोचा एक बार आपसे भी मिलकर कह दूं कि हर साधारण दिखने वाली चीज बेकार नहीं होती। नगर वधू श्रीमालू जोर जोर से हंसने लगती हैं। मैंने दुनिया देखी है आम्रपाली, तुम भोली हो। तुम तब भी नहीं जानती थी कि नगर वधू क्या होती है और आज भी नहीं जानती। अफसोस। चली जाओ आम्रपाली, भाग जाओ इस राजमहल से, इस नगर से। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आम्रपाली ने श्रीमालू को ऊपर से नीचे तक देखा। आज श्रीमालू से एक डरी हुई, हारी हुई औरत की तरह दिख रही थी। उसने श्रीमालू से कहा, नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक अपने कर्तव्य का पालन न कर लूं। नृत्य प्रतियोगिता जीतना मेरा ध्येय नहीं, उसमें भाग लेना मेरा ध्येय है, ताकि मेरे गुरु पिता पर कोई उंगली ना उठाए कि उनके पास कोई ऐसी शिष्या है ही नहीं जो इस प्रतियोगिता के लायक हो। आम्रपाली का नगर वधू बनने का उत्साह देखकर श्रीमालू हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई नगर वधू बनने के लिए इतना उत्साहित कैसे हो सकता है। उसे मन ही मन आम्रपाली के लिए बुरा महसूस होने लगा। उसे समझ आया कि आम्रपाली इस नगर वधू की असलियत से अभी बहुत अनजान है। उसे नहीं पता कि नगर वधू बनना एक सौभाग्य नहीं, अभिशाप है। एक ऐसा अभिशाप जो एक स्त्री का पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। आम्रपाली, क्या तुम्हें पता है कि नगर वधू का क्या मतलब होता है? हाँ, मुझे पता है और मैं बनने के लिए भी तैयार हूँ। और आप देखना, मैं अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर वधू कहलाई जाऊंगी। मुझे पछतावा हो रहा है कि काश मैंने तुम्हें उस दिन इस नगर वधू की सच्चाई बता दी होती, तो आज तुम इस महल की ऐसी बेड़ियों में बंधने के लिए खड़ी ना होती। आम्रपाली थोड़ा अकड़ दिखाते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रही हैं आप? नगर वधू बनना कोई बेड़ियों में बंधना थोड़ा ही ना है, कि तो बेड़ियां हटाने जैसा है। आज मैं कितना आजाद महसूस कर रही हूँ। आप ये सब मुझे केवल इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आपको मुझसे जलन हो रही है? मेरी सुंदरता, मेरी काबिलियत से आपको ईर्ष्या हो रही है? नहीं आम्रपाली, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो और मुझे समझनी भी नहीं है। मैं बस यहाँ आपसे एक बार मिलने आई थी और आपको याद दिलाने आई थी कि जिसको एक दिन आपने नकारा और गंवार बोला था, वो आज वैशाली की नगर वधू बनने जा रही है। अभी मैं चलती हूँ। इससे पहले कि श्रीमालू कुछ और बोलती, आम्रपाली तेजी से उसके कक्ष से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज पूरे महल में गूंज गई। तुम्हें अभी जरूर लोगों की चकाचौंध में इस नगर वधू की असलियत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा असलियत से सामना होगा, दोबारा कभी किसी को नगर वधू बनने के लिए नहीं बोलोगी। श्रीमालू ने बड़े दुखी भाव से मन में सोचते हुए खुद से कहा। आम्रपाली अभी नगर वधू के कमरे से निकली ही थी कि उसने एक नवयुवक को अंदर जाते हुए देखा। ना सुंदर नवयुवक उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ये है कौन। आम्रपाली उत्सुकतावश फिर से नगर वधू श्रीमालू के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जोर से वो दरवाजा बंद हो गया। आम्रपाली ने दरवाजे पर खड़े होकर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया। उसने उस कक्ष के दूसरी तरफ बनी एक खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नवयुवक अपने से दुगनी उम्र की नगर वधू के सामने
उसके बाजुओं को जोर से भींचे खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। श्रीमालू के वक्ष का वस्त्र नीचे गिर चुका था। वो याचना कर रही थी, भानेवर आज मत करवाइए मुझे ये सब। आज नगरवधु के रूप में मेरा अंतिम दिन है। आज आपके दिए हुए पीड़ा को नहीं सह पाऊंगी मैं। वो नवयुवक अब आदमी नहीं राक्षस सा लग रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, श्रीमालू तुम मुझे क्या, इस नगर के किसी भी पुरुष को संभोग से मना नहीं कर सकती। अभी भी नगरवधु हो तुम पर वैशाली नगर के सारे पुरुषों का हक है। और फिर उसने श्रीमालू को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। वैशाली की नगरवधु एक पत्थर की मूर्ति की तरह उस नवयुवक की जकड़ में कड़ी हुई थी। आम्रपाली एक पल भी वहां नहीं ठहर पाई। ये तो गलत है। नहीं, ये सच नहीं है। एक नगरवधु? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आम्रपाली के कांपते होठों से कुछ शब्द निकले जो बस उसके कानों तक पहुंच पाए। वो उस कमरे से, नगरवधु से, उस प्रतियोगिता से दूर भाग जाना चाहती थी। उसने सभागृह में हर्षदेव को ढूंढा और उसे खींचते हुए उस राजमहल से बाहर निकल गई। उसके कदम उसके घर की तरफ थे। हर्षदेव ने कई बार पूछा, आम्रपाली क्या हुआ, बताओ तो। मगर वो तो एक ही बात की रट लगाए हुए थी, मुझे पिताजी के पास पहुंचना है। समझ गई थी कि क्यों उसके पिता और उसके गुरु उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देना चाहते थे। अपने गुरु के सम्मान को बचाने के लिए उसे इतनी भारी कीमत देनी पड़ेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो हताश भागे जा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और घबराहट से उसका गला सूख रहा था। वो दौड़ती हुई उस आम के बगीचे में पहुंची जहाँ उसके पिता हारे हुए से बैठे थे। उसे इस अवस्था में आते देख महानमन चौंक गए। अरे आम्रपाली, क्या हुआ? महानमन चिंता जताते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। आम्रपाली खुद को संभालते हुए कहती है, पिताजी मुझे वैशाली की नगरवधु नहीं बनना है, मुझे बस आपकी बेटी बनकर रहना है। आम्रपाली के मुंह से इन शब्दों को सुनकर महानमन के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई बेटी को गले से लगा लिया और धीरे से बोले, मेरी बच्ची, अब तुम अपना नाम इस प्रतियोगिता से वापस नहीं ले सकती। वो राजद्रोह कहलाएगा और इसके लिए तुम्हें और मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसी वक्त एक सैनिक की आवाज आई, आम्रपाली आपको इसी वक्त महल चलना होगा। सैनिक, मदद करो इनकी। जैसे ही आम्रपाली पलटी, उसने देखा उसी बगीचे के एक पेड़ के पीछे कोई शख्स छुपकर उसे देख रहा था।